ये हम सवाल करते हैं ऑटम 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे हमें लेके चलना है और कैसे लेके नहीं चलना। Under the provisions of Income Tax Ordinance 2001, compute the taxable income and tax thereon for tax year 2020, tax year 2020 के लिए हमने तमाम कैलकुलेशन वगैरह करनी है। सवाल शुरू करते हैं कि तरी सगीर a resident individual is working as a full-time professor at Knowledge Institute, which is a non-profit education and research institution and is duly recognized by HEC, Higher Education Commission से वो recognized है। इसने हमें पूरी कहानी क्यों बताई है ताकि इसके ऊपर फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। Knowledge Institute is entirely owned and funded by Zinger Limited। उसको जो ऑन कर रहा है, जिसकी फंडिंग कर रहा है, वो जिंगर लिमिटेड है। अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। डेली मंथ डिटेल्स ऑफ हिज मंथली रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2020 आर गिवन बिलो। इसकी उसने हमें पर मंथ डिटेल बता दी है, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये उसने हमें तमाम डाटा का मंथली वो गिवन कर दिया गया है। In addition to the above, he was also provided the following: health insurance for Sagir and his dependents as per the terms of employment. For this purpose, KI is paying annual insurance premium of 4000। अभी मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकली फैसिलिटेट भी किया जा रहा है बाय गिविंग हेल्थ इंश्योरेंस। मैं इसको लिंक कर लूंगा ताकि जब मैं मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम वगैरह मुझे फेस ना करनी पड़े। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹15,000 पर मंथ टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय सगीर टू द फंड, और इतनी ही अमाउंट सगीर ने कंट्रीब्यूट भी की थी। On 1 July 19 सगीर was granted an option। ये पर मंथ ठीक है, ये भी हो गया। एकम जुलाई को उसने ऑप्शन दी गई टू एक्वायर 10,000 शेयर्स इन जिंगर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹105 per share under an employee share scheme। Sameer bought the option on the same bid, paying ₹175,000 to KI, where the fair market value of option was ₹200K। तो उसने 75 देके वो ऑप्शन ले ली। He exercised the option on 30 September 2019, 30 नवंबर 2019 को उसने ऑप्शन एक्सरसाइज की, when the fair market value was 130 per share। जब शेयर की वैल्यू जो है थी वो 130 थी। As per the scheme, he was not allowed to sell or transfer the shares before 31 दिसंबर 2019। वो 31 दिसंबर 2019 से पहले कोई शेयर्स को ट्रांसफर या सेल आउट नहीं कर सकता था। On 31 दिसंबर 2019, the fair market value of ZL shares was ₹142। और जब उसको वो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, उस दिन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी 142। On 30 May, he sold 5,000 of these shares at ₹135 per share। और 30 मई 2020 को उसने ये 5,000 शेयर जो है थे वो ₹135 पर शेयर के लिहाज से उसने बेच दिए। ये अच्छी एडजस्टमेंट है, मतलब एम्प्लॉय शेयर स्कीम की मजे की एडजस्टमेंट है। इसको जरा ध्यान से देखते हैं। Then on 1 July 2019, Sarir obtained an interest-free loan of ₹15 लाख। उससे 15 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया from Knowledge Institute, in exchange for which he agreed to waive the interest receivable on his provident fund balance amount with KI। और किसके बदले में लिया? जो उसको provident fund के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने कहा मैं वो इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, तुम मुझे इसके बदले में ये लोन प्रोवाइड कर दो। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन provident fund balance for the year was 8%। जो बैलेंस था, जिस इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा था, वो 8% था। The prescribed benchmark rate is 10%, और जो बेंचमार्क रेट लोन का है वो 10% है। ये भी मजे की एडजस्टमेंट है, इसको भी हम देखते हैं। On 31 अगस्त 2019, he received leave encashment of ₹100K relating to previous year। पिछले साल की लीव encashment उसको इस साल मिल रही है। एंड वी नो कि सैलरी जो है वो तो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती है,
क्योंकि रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स हो रही होगी, सो ये इसकी इनकम का पार्ट बनेगी। During the tax year, the tax of rupees 1,60,000 was deducted at source by KI. उसका जो टैक्स कटा था वो 1,60,000 डिडक्ट किया गया था। So this was the question, बड़ा अच्छा सा सवाल है जो सैलरी को डिस्कस कर रहा है। इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा जी मिस्टर सगीर, यहाँ आ जाएगा जी हमारा he is resident इंडिविजुअल। तो जो हमें टैक्स ईयर गिवन है 2020, तो हम 2020 लिख लेते हैं। यहाँ ले लेंगे जी हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, दो कॉलम्स, ये आ गया, ये आ गया। अब हम लिखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगी इसकी बेसिक सैलरी, वो है 2 लाख पर मंथ। 2 लाख इंटू 12 ये ले लेंगे और ये आ जाएगी इसकी 24 लाख। तो इसके बाद आ जाएगा मेडिकल अलाउंस। मुझे यहाँ पता लग गया था कि मेडिकल अलाउंस विद मेडिकल फैसिलिटी है, तो मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल होने वाला है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे मेडिकल अलाउंस, ये है जी 20,000 पर मंथ, और ये हमने 12 महीने का दिया है, ये बन जाएगा 2,40,000। ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद हम ले लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी के साथ ही कर रहे हैं, मैं मेडिकल फैसिलिटी लिख देता हूँ कि ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ये एग्जाम्ड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज ये एज पर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होगा। ये हमने पता कर लिया, जो हमने रूल पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम अकोमोडेशन पे आ जाते हैं। अब अकोमोडेशन जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो लेंगे, उसमें हम ले लेंगे जी फेयर मार्केट वैल्यू, और वो है हमारे पास, इसने हमें बताई है 1 लाख पर मंथ। 1 लाख इंटू 12 ये हो जाएगी हमारी 1.2 मिलियन, और हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी जो है वो बन रही है 24 लाख। तो 24 लाख का अगर हम 45% लेंगे तो वो हमारा बनेगा 10,80,000। तो हमने तो इनमें से हायर लेना है, जो हायर है, तो 1.2 मिलियन हायर है, तो हम यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का फिर हम 1.2 मिलियन जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अभी तक देखें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका ट्रीटमेंट भी जो है था वो हमने कर लिया। तो इसके बाद हम लेते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पी फंड कंट्रीब्यूशन पकड़ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे सबसे पहले आ रही है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और ये 15,000 पर मंथ है। हमें पता है अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 15,000 पर मंथ, इसका तो ट्रीटमेंट नहीं होता, तो हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट, फिर हम लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम ले लेते हैं, ये थी 15,000 पर मंथ, सेम उसने कहा है कि एम्प्लॉयर भाईजान भी जो है वो सेम अमाउंट ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 15,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1,80,000 बन जाएगा। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। इसमें से अब हम लेस करेंगे, जो हमारा रूल है क्या, ₹150,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, बिकॉज यहाँ पे जब DNS अनाउंस है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे, वो है 24 लाख। आप इन्हें कंपेयर करेंगे, लोअर क्या है, लोअर तो 1.5 लाख ही बन रहा है, तो इसका 1/10 लूंगा 2,40,000 आ जाएगा। लोअर इसमें से 1.5 लाख है, तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख लेस करवा दूंगा, तो जो ओवर एंड अबव बेनिफिट होगा वो 30,000 का है, वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने अपनी इनकम में ऐड कर दिया।
तो सर ये भी खत्म हो गया। इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे इसने अपना इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट, तो इसलिए ये तुम्हें नहीं मिलेगा। ये उसने माफ कर दिया कि यार ठीक है जैसे है, और ये हम तुम्हें खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक और सीधी सीधी अमाउंट जो है वो तो लीव एनकैशमेंट की नजर पड़ रही है, मैं लिख लेता हूँ जिसका कोई ट्रीटमेंट इजी है। वो है लीव एनकैशमेंट, 1 लाख है, हमने तो वो भी ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमारे पास दो एडजस्टमेंट रह गई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इनमें हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं। पहले हम बात करते हैं लोन की। अब आपने लोन की अमाउंट जो ली है वो देखो, आपने लोन लिया सर 1.5 मिलियन, और ये आपने क्या किया है, ये आपको जो इंटरेस्ट मिलना था आपने वो इंटरेस्ट माफ करके उसके बदले में लोन लिया, और जिस इंटरेस्ट आपको मिलना था वो 8% के ऊपर था, तो बेंचमार्क रेट है हमारा 10%। जो आप माफ कर रहे हैं इंटरेस्ट वो है 8%। इसका मतलब बेनिफिट तो हमें आ रहा है, वो जो बेनिफिट है वो हम ले लेंगे, और वो कितना बनेगा, वो बन रहा होगा हमारा अराउंड 30,000 रुपए का। ये हम क्या कर देंगे, लोन का ट्रीटमेंट ले लेंगे। आई कैप के सोल्यूशन में आई कैप ने ये किया हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन का, लेकिन इसको मेरे नज़दीक ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज जब हमने ये रूल पढ़ा था हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा था कि आप सारे का सारा इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट रेट जो माफ कर रहे हैं वो बेंचमार्क रेट से रेलेवेंट होना चाहिए। हमने तो रूल में यही पढ़ा था कि अगर आप अपना बेनिफिट खास तौर पर जो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रहा है, अगर आप उसको पे ऑफ करके उसके बदले में लोन लेते हैं तो लोन आपका एग्जाम्प्ट होना चाहिए, हमने तो ये पढ़ा था। बट आई कैप ने एग्जामिनर ने चूंकि ये किया हुआ है तो हम इसी को लेके चलते हैं कि इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि बेंचमार्क रेट जो है वो 10% के ऊपर है, और जो आपने इंटरेस्ट छोड़ा है वो 8% के ऊपर था, तो 2% का जाहिर बेनिफिट फिर भी आपको मिल रहा है, तो वो हम लेके इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि लोन का बेनिफिट कितना आया, लोन का बेनिफिट 30,000 आया, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है उसको हम देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अब इसने हमें पूरी कहानी बताई है कि इतने की ऑप्शन दी थी, और इतने का ये था, और इतने का ये था, और इतने की आपने ऑप्शन करी, इसने पूरी हमें कहानी बताई है। हमें पता है कि अगर शेयर ट्रांसफर हो गए ना, हमने उस दिन का ट्रीटमेंट लेना है। अब मेरे लिए इस पूरी कहानी में अगर मुझे एम्प्लॉय शेयर स्कीम समझ आ गई हुई है तो रेलेवेंट डेट क्या है, जिस दिन उन शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन उठी है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू वो थी 142। मतलब 31 दिसंबर को जब उसकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 142 थी। तो हम ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट। मेरे पास यदि शेयर की वैल्यू 142 और 10,000 शेयर थे, वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, 10,000 शेयर इंटू 142, ये ₹1420000, ये बनती है मेरे शेयर्स की वैल्यू। ये हमने ले लिया। अब हमने ऑप्शन कितने की एक्वायर की थी हम वो, और जो हमने शेयर्स की कॉस्ट पे की थी वो हम लेस कर देंगे। ये शेयर हमने पे किया था 105 रुपए पर शेयर के लिहाज से, और ऑप्शन की कॉस्ट हमने पे की थी 175 के लिहाज से। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमने ऑप्शन की पेमेंट की है वो ले लेंगे, दैट वाज 175,000, और जो हमने शेयर्स की कॉस्ट पे की है 105 के लिहाज से 105 इंटू 10,000, और ये हमने पे किया था 1050000।
हम इसको नेट कर लेंगे तो मुझे इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम से जो बेनिफिट रिसीव हो रहा है वो मिल जाएगा, और वो बन रहा होगा कितना, वो मेरा 195,000 बन रहा होगा। इस तरह से हमने इसको लेके चलना था। अगली कहानी जो है वो कैपिटल गेन से ट्रेड कर रही है, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बज़ाहिर दिखने में मुश्किल सवाल है, बट प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझ के ध्यान से फोकस के साथ सॉल्व करें तो वन ऑफ द डिफिकल्ट एडजस्टमेंट भी वन ऑफ द इजीएस्ट एडजस्टमेंट थी। मतलब जब मैं ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट पढ़ रहा था, इट सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट वन, बट जब मैं सॉल्व करने पे आया तो सबसे आसान एडजस्टमेंट मुझे अभी तक तो यही लगी है कि मुझे जो 3 वैल्यूज चाहिए थी वो मुझे पता थी कि रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट कब हुई, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, मैंने किस कॉस्ट के ऊपर शेयर को बाय किया है, और मेरी ऑप्शन की कॉस्ट क्या थी, मुझे तीनों वैल्यूज तीनों रकमें पता थी। तो इसलिए ये आसान एडजस्टमेंट साबित हुई है। तो ये मुश्किल सवाल येट इजी था अगर आप इसको तरीके से कर रहे हैं। अब इसका आप सम कर लें, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 24 मिलियन 2.4 मिलियन प्लस 2,40,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 195,000। ये बन जाएगी जी आपकी 4195,000। ये क्या होगी आपकी बन रही होगी। किस तरह से क्या करेंगे आप इसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ये एक सवाल था।